हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहला वीडियो बनाया था एक्सप्लॉयटेशन फॉर्म्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का। उसका हमने पहला फॉर्म जो ट्रेड पॉलिसीज़ के द्वारा उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया था वो पहले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। अब दूसरा एक्सप्लॉयटेशन का जो रूप था वो ये था कि कैपिटल को फाइनेंस किया उन्होंने मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम के द्वारा। एक एजेंसी सिस्टम डेवलप कर लिया और उसके द्वारा उन्होंने फाइनेंस यहाँ पे किया था। उसके अंदर उन्होंने किस प्रकार से भारत सरकार का एक्सप्लॉयटेशन या भारत के संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन किया वो इस प्रकार है। 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश जो निवेशक थे उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी राशि जो थी वो भारत में इन्वेस्ट की थी, और उसका जो मुख्य भाग था, जो बड़ा हिस्सा था, वो पहले ही भारत से ले जा चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। लेकिन ब्रिटिश रूलर्स ने ब्रिटिश कैपिटल को इनवाइट किया, यानी भारत के अंदर आमंत्रित किया फॉर द ग्रोथ ऑफ रेलवेज इन इंडिया, यानी भारत में रेलवे को बढ़ावा देने के लिए, और उस लोन को जो उन्होंने रीपेड किया और टैक्स लगा करके भारतीय लोगों पर कर लगा करके जो उन्होंने रेलवे के प्रमोशन के लिए ऋण लिया था उसकी जो वसूली है वो भारतीय लोगों पर कर लगा करके जो राशि वसूल की थी उससे उन्होंने की। इससे ब्रिटेन की पूंजी बढ़ी और कैपिटल गुड्स लाइक आयरन एंड स्टील मशीन और टूल्स और कोल इत्यादि की भारत के अंदर डिमांड भी बढ़ने लगी। क्योंकि जब भी इंडस्ट्री को स्थापित किया जाता है तो टी, कॉफ़ी, रबर और वेरी मच प्रॉफिटेबल इन इंडिया जो थे यहाँ पे, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट हैड आल्सो इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन दीज इंडस्ट्रीज। उन्होंने बहुत बड़ी राशि इस इंडस्ट्रीज़ पर भी, टी, कॉफ़ी, रबर पर भी उन्होंने खर्च की थी। मोर पर्टिकुलरली ऑन टी इंडस्ट्री, यानी चाय की कंपनी पर उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्च किया था। और ब्रिटिश कैपिटलिस्ट ऑल्सो इन्वेस्टेड देयर कैपिटल ऑन द सम अदर इंडस्ट्रीज सच एज पेट्रोलियम पर भी किया, कॉल पर, और इन सब चीज़ों, बैंक, शुगर, टेक्सटाइल, पेपर इत्यादि पर उन्होंने अपना भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन इन मैनेजिंग एजेंट्स ने जो एक्सप्लोटिव करेक्टर जो था वो उन्होंने उस पर कमीशन चार्ज करना प्रारंभ कर दिया। और ये जो एजेंसीज एक्टिविटीज़ थी जो कि खरीद और बिक्री के संबंध में कंपनियों के द्वारा लगाई गई थी, वो हेवी ऑफिसर अलाउंस मैनेजमेंट के लिए वसूल करने लग गई थी, और उसका जो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता था वो कंपनी के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया था। बाद के भाग में कई प्रकार की इसके ऊपर विसंगतियां उत्पन्न हुई, और कुल मिलाकर के जो उत्पादन हो रहा था उस उत्पादन की वो बहुत ही कई तरीक़ों से उसकी लूट करते थे। तो फाइनेंस इंस्टेड ऑफ बीइंग द सर्वेंट ऑफ इंडस्ट्री, वो वित्त को इस प्रकार से खर्च करते थे कि वो इंडस्ट्री का नौकर नहीं होता बल्कि वो मास्टर बन जाते थे, जबकि वो जो पैसा जो था वो भारत सरकार का था, और भारत सरकार के पेजेस से उनकी एजेंसी डेवलप की थी, लेकिन वो एजेंसियां जो है वो लूटने लग गई थी। ये जो कथन था वो guided by its exploitative attitude, the whole system gradually become degenerated and inefficient. एक्सप्लोटेशन थ्रू पेमेंट्स फॉर द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उनके प्रशासन की लागत के रूप में भी वो भुगतान करते थे। यानी जो ब्रिटेन के जो अधिकारी थे वो यहाँ पे मीडिएटर का काम करते थे, उनको भी भारी मात्रा में पेमेंट किया जाता था भारत सरकार के खर्चों पर। जो चौथा रूप जिसको कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन का कहते हैं, उसके अंदर वो जो कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट आती थी वो भारी आती थी, और जो एम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर उनको दिया गया था ब्रिटिश ऑफिसर्स को, और मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो ऑफिसर्स को बहुत ही हायर सैलरीज दी जाती थी,
हायर अलाउंसेस दिए जाते थे कंपेयर टू द इंडियन काउंटर पार्ट्स। यानी भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की तुलना में जो ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी काम करते थे उनको भारी मात्रा में अलाउंस और सैलरीज दी जाती थी। इमेंस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी बहुत ज़्यादा थी और उनको कॉन्ट्रैक्ट की सप्लाई और स्टोर रिटर्न इत्यादि के काफ़ी अधिकार उनको कुछ ज़्यादा थे। दीज ऑफिसर्स फॉर गिवन पेंशंस, उनको पेंशन भी दी जाती थी। और आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ सर्विस all these resulted a huge remittance in the form of savings, pensions and other benefits known as family remittance। उनको पारिवारिक भत्ता और कई प्रकार की सुविधाएं जो थी वो भारतीय संसाधनों से उनको दी जाती थी, जबकि वही काम भारतीय लोगों के द्वारा कराया जाता तो उनको इतना भुगतान नहीं किया जाता था। ब्रिटिशर्स ने कुछ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच इलेक्ट्रिसिटी वर्क, रेलवे, इरिगेशन इत्यादि कार्य उन्होंने करवाए थे, जिससे कि वो विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित कर सके और भारतीय संसाधनों को एक्सप्लॉइट कर सके। और वो ये सब चीज़ें वो उनके स्वयं के फायदे के लिए करते थे। नो डायरेक्ट ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट, यानी ब्रिटिश का ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था जो कि बेसिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए किया गया हो। ऑल इन्वेस्टमेंट्स वर मेड इन द प्लांटेशन एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, ताकि वो उनकी सुविधाओं के लिए उनको वो काम में ले सके। इस प्रकार के खर्चे ही वो करते थे। ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन एंड imperial preference so as to maintain the complete control over the Indian market and also to provide secure avenue for British investors in India। यानी ब्रिटिशर्स के हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने पूरे मार्केट के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी थी। मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम उन्होंने डेवलप किया जिससे कि वो कंज्यूमर गुड्स को प्रभावित कर सके और इंडस्ट्रीज़ को भी प्रभावित कर सके और जो नेचुरल रिसोर्सेज है यहाँ के उसका वो शोषण कर सके। 50% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट एज मैनेजर रेमुनेशन, यानी जो पूरे लाभ का 50% जो था वो उनके प्रबंधकीय रेमुनेशन के भुगतान के अंदर खर्च कर दिया जाता था। जो औद्योगिक रिवॉल्यूशन हुआ था इंग्लैंड के अंदर, उससे एक सीरियस इफेक्ट पड़ा था कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। दिस लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, यानी भारत के हथकरघा उद्योग का उसने विनाश कर दिया। और इंक्रीजिंग कंपटीशन ऑफ ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स एंड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वेस्टर्न कमोडिटीज एज ए रिजल्ट ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस, यानी पाश्चात्यकरण के अंदर पाश्चात्यकरण के प्रभाव के कारण भारत में ब्रिटिश मशीनों की डिमांड बढ़ने लगी और जो भारत का स्वयं का हथकरघा उद्योग था उसको काफ़ी नुकसान हुआ और उसको नष्ट करने के प्रयास किए गए। द न्यू लैंड सिस्टम इन फॉर्म ऑफ जमींदारी एंड रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम को, जमींदारी और रैयतवाड़ी सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्लास ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, यानी ज़मीन के मालिक का उन्होंने नया कंसेप्ट किया और वो उसको भी एक्सप्लॉइट करने लगे। और उनके जो कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, यानी बहुत कम लोगों के हाथों में उनकी शक्तियाँ जो थी वो उन्होंने दे दी। दिस हैड रिजल्टेड टोटल डिप्रेशन इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इसके कारण भारतीय कृषि और उद्योगों के अंदर बहुत बड़ी मंदी आ गई थी। द कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन थ्रू द एंट्री ऑफ ब्रिटिश कैपिटल, यानी भारतीय पूंजी के प्रवेश के साथ ही जो भारत का औपनिवेशिक शोषण प्रारंभ हुआ था पूंजी के रूप में, और उनको अच्छा भुगतान दे करके या जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट थी उसको बढ़ा करके या उनके होम के खर्चे भारत सरकार पर डाल करके कई प्रकार की चीज़ें जो उन्होंने की थी, इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी गई थी और इस प्रकार से भारत का कई प्रकार से जो है वो एक्सप्लॉयटेशन और उसका जो है वो हुआ था। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द
colonial exploitation. First important consequence of colonial exploitation was the India remained primarily an agriculture country with a scope of commercialization of agriculture so as to serve the interest of Great Britain. यानी सबसे पहला जो परिणाम इसके ऊपर पड़ा था वो था कि वो ब्रिटिश को अर्थव्यवस्था को फ्लोरिश करने के लिए ही उन्होंने सारे काम किए थे. Although India was an industrially advanced country during the 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर भारत जो है वो औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत राष्ट्र था, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसी के कारण जो भारत के उद्योग थे उनको मॉडर्नाइज नहीं किया गया और उनके स्ट्रक्चर को 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर सही दिशा में काम में नहीं लिया गया. इस कारण से भारत का हथकरघा उद्योग को नष्ट कर दिया गया और भारत में जो बनी हुई वस्तुएं थी वो जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थी उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाने लगा. और ये चीज़ें अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. तो धन्यवाद.